अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए PHY 301 का जो है वो फ़ाइनल टर्म के पेपर लेकर आया हूं कि फ़ाइनल टर्म के हम पेपर्स को डिस्कस कर लेते हैं। वो लोग जो कि लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हैं तो उनके लिए मैंने कहा कि चलो ये जो क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर के दौरान में 100% आते हैं, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 110% आप लोगों को अपने पेपर के अंदर नज़र आएंगे। तो मैं आप लोगों को ये पेपर जो है वो आप लोगों को समझाऊंगा भी, ताकि अगर इससे मिलता जुलता भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकें। अच्छा, ये एक पूरी सीरीज़ है, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके ये जो है वो देने की कोशिश करूँगा। मतलब ये है कि मैं इतना बर्डन नहीं डालूँगा, छोटी छोटी फाइलें बना बना के उसको सेंड करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप लोग मुझे बताइएगा कि हाँ जी ये चीज़ ठीक है। और जो मेरे जो लेक्चर्स हैं वो भी मेरा दिल है कि मैं उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ, लेकिन इस तरफ मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो पास्ट पेपर्स हैं उनको भी आगे लेकर जाऊँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ वी कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज कैपेसिटर्स विल बी। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ना ये सारे के सारे वकार सिद्धू की फ़ाइल से लिए गए हैं, ठीक है। मतलब जो वकार सिद्धू की जो फाइल है, जो जिसमें से हमें पता होता है कि वकार सिद्धू की फाइल में से 100% पेपर हमारा शो होता है, तो उन्हीं में से मैंने ये बनाने की कोशिश की है। अच्छा, इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर जो 3 कैपेसिटर्स हैं वो अगर हमारे पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो कहता है कि भाई उन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, और ये लगा हुआ है पैरेलल के अंदर, ठीक है। ये देखें जी, ये पैरेलल के अंदर इस तरह से लगा हुआ है। अच्छा, तो कहता है कि इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो किस चीज़ के इक्वल होगा। तो इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इक्वल होगा सी ई क्यू इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब जो पैरेलल के अंदर हमेशा जो कैपेसिटेंस होती है वो ऐड हो जाती है, और सीरीज़ के अंदर जो कैपेसिटेंस होती है वो हमारी डिवाइड हो जाती है। ये हमारे जो है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इसके उल्ट होती है। रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल के अंदर डिवाइड होती है, जबकि जो सीरीज़ है उसके अंदर ऐड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल द मेजॉरिटी कैरियर और, मतलब जो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अच्छा, दो किस्म के मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं और एक हमारे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो जो पी टाइप हैं उनके अंदर जो होते हैं वो प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, मतलब उनके अंदर पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उनके अंदर जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है ये सेमीकंडक्टर एलिमेंट इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड। अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है एलिमेंट अगर वो अपनी प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद है तो वो हमारे इंट्रिंसिक कहलाएंगे। नेक्स्ट है एन एलिमेंट विद 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैज़ एटॉमिक नंबर वैल्यू। अगर एक एलिमेंट के 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन हों तो उसकी एटॉमिक नंबर वैल्यू क्या होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये मिलकर एटॉमिक वैल्यू बनाते हैं। मतलब जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये दोनों मिलकर, मतलब अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स या 6 प्रोटॉन होंगे तो ये दोनों के दोनों मिलकर 6 प्रोटॉन्स और 6 जो न्यूट्रॉन्स हैं ये दोनों मिलकर एटॉमिक नंबर बनाएंगे। तो 6 हैं तो लाजमी सी बात है हमारी जो एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू है वो भी 6 ही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। ऑप्शन है डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक
same atomic number, different atomic number but same mass number, same atomic and mass number, same number of न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप्स जो होते हैं ये डिफरेंट मास नंबर बट सेम, उनके जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन योर फ्लैश लाइट, कि इसके अंदर जो है वो ट्रू क्या चीज़ है। द बैटरी सप्लाइज द चार्ज विच मूव्स थ्रू द वायर्स, कि बैटरी जो है वो चार्ज को आगे भिजवाती है जो कि वायर के अंदर से गुजरता है। The battery supplies the charged proton which moves through the wires. The battery supplies the energy which raises charge from low to high voltage. Battery gets energy from the circuit. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कि बैटरी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को फॉरवर्ड करती है, मतलब जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली वो हमारा जो है वो चार्ज कहलाता है। तो ये जो बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ाती है और जो कि वायर के अंदर हमारे ट्रेवल करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वी कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज कैपेसिटर्स विल बी। तो ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि अगर तीनों कैपेसिटर सीरीज़ के अंदर लगे हों, ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर कैपेसिटर्स हमारे जो हैं वो अगर हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल के अंदर लगे हों तो प्लस हो जाएंगे, अगर सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं तो फिर उसके बाद इसको जो फार्मूला होगा वो होगा CEQ, ठीक है, CEQ इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये है जी हमारे पास फार्मूला अगर हमारे सीरीज़ के अंदर लगे हों, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर टर्न रेशियो एंड वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर, कि जो टर्न रेशियो है वो क्या है और वोल्टेज रेशियो क्या हमारी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है। अच्छा, ट्रांसफार्मर जो 2 कॉइल्स होती हैं ट्रांसफार्मर की, एक हमारी प्राइमरी कॉइल होती है और एक हमारी सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है। ये हमारी है प्राइमरी कॉइल, इन दोनों के दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल आएगा, ठीक है, और इंसुलेटिंग मटेरियल के बाद हमारे पास एक आ जाएगी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये देखें, ये हमारी है प्राइमरी कॉइल और ये है हमारी सेकेंडरी कॉइल। अब होता बेसिकली ये है कि यहाँ से हम लोग इनपुट लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं, ठीक है, मतलब इस सेकेंडरी कॉइल में से हम लोग आउटपुट लेते हैं। आपने शायद ट्रांसफार्मर को देखा हुआ भी होगा कि 2 उसके ऊपर कॉइलें होती हैं, दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अब अगर जो सेकेंडरी कॉइल्स है ना, हमारी जो प्राइमरी कॉइल्स है, अगर उसके टर्न्स ज़्यादा हों, मैं मिसाल देता हूँ कि इसके टर्न्स मैंने 4 बनाए हैं और ये जो हमारी जो सेकेंडरी कॉइल्स है इसके मैंने 3 सिर्फ टर्न बनाए हैं। तो अगर ऐसा हो कि प्राइमरी कॉइल के टर्न्स ज़्यादा हों और सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स कम हों तो हमारा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और अगर प्राइमरी कॉइल के जो हैं वो कम हैं और सेकेंडरी के ज़्यादा हैं तो ये हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारी जो प्राइमरी है ना, ये हमारी N1 हो जाएगी, ठीक है, N1, और ये हमारा N2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेंगे, ये हमारी जो सेकेंडरी है ये N2 हो जाएगा। अब इसका जो रेशो निकालने का फार्मूला है वो सेकेंडरी जो हमारी जो रेशो सेकेंडरी जो हमारा है उसमें से हम लोग प्राइमरी वाले जो टर्न्स हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह वोल्टेज ये V1 है, ठीक है, और ये इसकी जो सेकेंडरी की जो वोल्टेज जो हमें मिलेंगी वो V2 हो जाएगा। मतलब जो सेकेंडरी के ऊपर हमें वोल्टेज मिल रहे हैं उसमें से हम लोग डिवाइड कर लेंगे V1 को। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारे पास राइट इसका ऑप्शन है, ठीक है। इसके अंदर N2 डिवाइडेड बाई N1, मतलब N2 में से N1 को डिवाइड करेंगे और V2 डिवाइडेड बाई V1। अच्छा, इसके अंदर अब 3-4 किस्म के क्वेश्चन आते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो बेसिकली क्या करता है कि यहाँ से उसको मिलता है लो पावर मिलती है, ठीक है, और उसको वो हाई पावर के अंदर तब्दील करता है। मैं मिसाल के तौर पे ये देता हूँ
कि हमारे अगर यहाँ पे हमें 15 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, 15 वोल्ट मिल रहे हैं, तो जो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होगा वो क्या करेगा कि इसको 30 वोल्ट के अंदर चेंज कर देगा। इसकी मिसाल हमारे घरों के अंदर लगे हुए जो हम लोग जो स्टेबलाइज़र जो इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये स्टेबलाइज़र्स नहीं हैं बल्कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स ही हैं, जो कि क्या करते हैं कि 250 वोल्टेज तक हमारी बिजली को ले जाते हैं। हम घरों के अंदर देखते हैं कि हमें 180 वोल्ट मिल रहे होते हैं या कम मतलब मिल रहे होते हैं, 150 तक हमें मिल रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी जो बिजली है उसको 220 तक पहुंचा देते हैं। फिर उसके अंदर और मुख्तलिफ चीज़ें लगी होती हैं ताकि भाई 220 से वो क्रॉस ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि मसला बन जाए, ठीक है। अब जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ना, वो क्या करता है, वो ये करता है कि अगर यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे 30 वोल्ट बैटरी 30 वोल्ट जो है वो आ रही है वोल्टेज, तो उसको वो क्या करेगा कि 15 वोल्ट के अंदर उसको चेंज कर देगा, ठीक है। इसकी मैं एक मिसाल आपको ये देता हूँ कि हमारे जो मोहल्ले के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इनके ऊपर जो बिजली आ रही होती है वो आ रही होती है 11,000 वोल्ट का करंट आ रहा होता है इन तक। ये क्या करते हैं कि 11,000 वोल्ट को स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है, और हमारे घरों तक हमें 220 वोल्ट जो है वो बिजली को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं जो हमारे गली मोहल्लों के अंदर जो लगे होते हैं, वो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि बिजली के 11,000 वोल्ट को कम करके हमारे पास 220 वोल्ट को पहुंचाते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इन दो चीज़ों की समझ लगी होगी स्टेप अप की। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जा रहा हूँ आगे, ताकि आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर वो चीज़ें चेंज करके भी दे देता है तो आप लोगों को समझ होनी चाहिए कि बेसिकली इसका मकसद क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीकेज करंट ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड इज़ कॉज्ड बाय। तो जो सेमीकंडक्टर हमारे जो डायोड्स होते हैं उनके अंदर करंट लीकेज किस वजह से होता है। नंबर 1 है केमिकल एनर्जी, नंबर 2 है हीट एनर्जी, नंबर 3 है बैरियर वोल्टेज और नंबर 4 है डोपिंग इम्प्योरिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, डोपिंग इम्प्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ। रेक्टिफिकेशन बेसिकली हम लोग किस चीज़ को कहते हैं, कन्वर्टिंग डीसी इनटू एसी, इंक्रीजिंग आउटपुट वेव फॉर्म, कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, कन्वर्टिंग डायोड इनटू कैपेसिटर्स। अच्छा, रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग बेसिकली एसी हमारी जो पावर है उसको हम लोग डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है, उस ट्रांसफार्मर के साथ क्या है जी कि हम लोग डायोड लगा देते हैं, ठीक है। वो डायोड क्या करता है, वो डायोड इस तरह करता है कि इसको जो हमारी जो एसी जो पावर आ रही होती है उसको वो डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बस ये इतना सा इनका फंक्शन है, ये लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि भाई कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफिकेशन इस अमल को, ये जो हम लोगों ने डायोड लगाए हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर के आगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि रेक्टिफिकेशन, कि हमारी जो वोल्टेज है उसको हम लोगों ने एसी से, मतलब जो पावर आ रही है उसको एसी से डीसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यही रेक्टिफिकेशन का जो अमल है ये हमारे मोबाइल्स के अंदर इस्तेमाल होता है कि एक आपने कभी शायद अपने चार्जर को खोल कर देखा होगा तो उसके अंदर एक छोटा सा हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा, शायद कभी खोल कर आपको देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उसके अंदर डायोड्स लगे होते हैं जो कि जो हमारे हमें मतलब पीछे से 220 वोल्ट का करंट मिल रहा होता है और फिर आगे उसको वो डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, हमारे डायोड कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और यही जो आगे हमें चाहिए होता है कि डीसी के अंदर हमें पावर चाहिए होती है अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी, विच रेक्टिफायर इज़ यूज टू गेट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट ऑफ इनपुट एज आउटपुट। तो वो कहता है कि वो कौन सा ऐसा रेक्टिफायर है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं या तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए या पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो उसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ये जो मैंने आप लोगों को ये ऊपर बना के दिखाया है ये हमारा बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, जो कि हमें पल्सेटिंग डीसी देता है। पल्सेटिंग डीसी से मुराद क्या है कि ये हमारा एसी का सिग्नल होता है, ठीक है।
ये हमारा एसी का सिग्नल है, ठीक है। मतलब जो एसी हमारी जो सप्लाई होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और जो डीसी पावर सप्लाई होती है वो किस तरह से होती है, वो इस तरह सीधी लाइन की सूरत में जा रही होती है, उसके ऊपर कोई रिपल्स नहीं होते, ठीक है। अब जो पल्सेटिंग डीसी होती है ना, वो क्या होती है, वो या तो सारे का सारा, ये देखें, ये या तो सारे का सारा पॉजिटिव के अंदर वो उसको देगा, ठीक है, या फिर क्या होगा कि या फिर उसको नेगेटिव के अंदर वो दिखाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना, वो एक साइड का जो होता है वो खा जाता है, मतलब एक साइड का सिग्नल खा जाता है, ठीक है। या तो वो मुसलसल पॉजिटिव दे रहा होता है या फिर वो मुसलसल नेगेटिव दे रहा होता है। तो यही चीज़ जो हमारी है ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है जी, द रेफरेंस कॉमन पॉइंट अमंग ऑल नोड्स विदाउट इंसर्शन ऑफ एनी कंपोनेंट बिटवीन देम इज कॉल्ड, के जो कॉमन पॉइंट है हमारा तमाम नोड्स के दरमियान विदाउट इंसर्शन ऑफ एनी कंपोनेंट बिटवीन देम इज कॉल्ड ग्राउंड, उसको हम लोग ग्राउंड कहते हैं। मतलब जहाँ से हमने ग्राउंडिंग करनी है वो उन तमाम नोड्स का एक कॉमन पॉइंट होगा। नेक्स्ट है जी, इन नॉर्टन थ्योरम नॉर्टन रेजिस्टेंस आई नॉर इज़ कैलकुलेटेड, के नॉर्टन थ्योरम के अंदर बेसिकली हम लोग आई नॉर को मापते हैं किस तरह, एट ओपन टर्मिनल ऑफ ओपन सर्किट, के ओपन टर्मिनल के ज़रिए ओपन सर्किट के अंदर बाय शॉर्ट सर्किटिंग द ओपन टर्मिनल ऑफ द सर्किट, बाय शॉर्ट सर्किटिंग द ओपन टर्मिनल ऑफ द सर्किट, या अक्रॉस द लोड एनीवेयर। अच्छा, क्या होता है कि आई नॉर जो हमारा है ना, उसको हम लोग इस तरह से मापते हैं कि जहाँ पर हमारा ओपन सर्किट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं कि उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, मतलब उसको दरमियान में एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। ये इस ज़रिए से हम लोग आई नॉर को माप लेते हैं, ठीक है, कि जहाँ जहाँ पर हमारा ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट से मुराद ये है कि ये एक वायर आ रही है, ठीक है, यहाँ से एक वायर आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से वायर को काट देते हैं। अब जो जगह हमने काटी है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये देखें। अब मिसाल के तौर पे ये दरमियान से मैंने वायर को काट दी है, तो ये हमारा ओपन सर्किट आ गया है। अब करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर उसे आगे जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी क्योंकि तार तो आपस में कट चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्टन थ्योरम में इस जगह को हम लोग मिला लेते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, मतलब एक सर्किट को दूसरे सर्किट के साथ मिला देना, ये शॉर्ट सर्किटिंग है। और इस तरह से हम लोग आई नॉर को कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इन थेवेनिन थ्योरम द कंडीशन टू फाइंड वीथ इज़, कि जो हमारा वीथ है उसको हम लोग किस तरह से मापते हैं, टू ऐड मोर लोड रेजिस्टेंस, कि हम लोग और ज़्यादा लोड रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, टू रिमूव लोड रेजिस्टेंस, टू कन्वर्ट लोड रेजिस्टेंस इनटू शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट द करंट सोर्स। किस ज़रिए से हम लोग थेवेनिन थ्योरम के अंदर वीथ जो है उसको हम लोग मापते हैं। तो जब भी हमने वोल्टेज को मापना होता है थेवेनिन थ्योरम के अंदर, तो जो हमारा लोड रेजिस्टर होगा, जिसके ऊपर हमारा लोड होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले रिमूव करेंगे, फिर हम लोग थेवेनिन थ्योरम के अंदर जो वोल्टेज है उसको मापेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर अ सर्किट कंटेनिंग इंडिपेंडेंट सोर्सेज एनी रिमेनिंग वोल्टेज सोर्स विल बी। जो सुपरपोजिशन हमारा थ्योरम है उसके अंदर फॉर सर्किट कंटेनिंग इंडिपेंडेंट सोर्सेज, के सर्किट के अंदर अगर हमारी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, या एनी रिमेनिंग वोल्टेज सोर्स इज, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिमेन सेम मेड ज़ीरो बाय रिप्लेसिंग देम बाय ओपन सर्किट, मेड ज़ीरो बाय रिप्लेसिंग देम बाय द कैपेसिटर, और मेड ज़ीरो बाय रिप्लेसिंग देम बाय द शॉर्ट सर्किट। अच्छा, जब भी हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम आएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम से मुराद क्या है कि अगर हमारे पास वोल्टेज, सुपरपोजिशन थ्योरम हमसे ये कहता है कि अगर एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर इस तरह मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, ठीक है। तो अब मैंने अगर इस सर्किट के अंदर ये दूसरी वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, ठीक है, ये एक मेरे पास कैपेसिटर है, ठीक है, और ये मेरे पास एक थर्ड वाली वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, ठीक है।
अब सुपरपोजिशन थ्योरम मुझसे ये कहता है कि अगर ये इस तरह से सारी की सारी वोल्टेज सोर्स लगी हुई हैं, अब मैंने इस पूरे सर्किट की वोल्टेज को मापना है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इस वोल्टेज सोर्स के लिए मालूम करूँगा, फिर मैं इस वोल्टेज सोर्स के लिए मालूम करूँगा, फिर मैं इस वोल्टेज सोर्स के लिए मालूम करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में मापना चाहता हूँ कि कितना करंट इन दो रेजिस्टर्स के अक्रॉस हमें मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इनको शॉर्ट सर्किट कर दूँगा। मतलब इनको हटा के इनकी जगह पे एक वायर लगा दूँगा, जो कि इस सर्किट को मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूँगा और यहाँ से भी मैं इसको शॉर्ट कर दूँगा। अब यहाँ से मैं ये दोनों सीरीज़ के अंदर मुझे मिल जाएंगी। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस के अंदर प्लस करके V इज़ टू आई आर का फार्मूला लगा के आसानी के साथ इसको माप लूँगा। अब जब मैं इसके अक्रॉस में मालूम कर लूँगा, फिर मैं इसके अक्रॉस मालूम करूँगा, ठीक है, और इन दोनों को मैं शॉर्ट कर दूँगा, ठीक है। फिर इसी तरह जब मैं इसके अक्रॉस मापने लगूँगा तो इसको और फर्स्ट वाली को मैं शॉर्ट कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इन तीनों को मैं प्लस कर लूँगा, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। ये इसका तरीक़ाकार है। फिर मैं सबको तीनों को जमा कर लूँगा तो मेरे पास सारे के सारा जो रजिस्टर है उसकी मेरे पास वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है, या मेरे पास करंट आ जाएगा सारे का सारा। तो ये तरीक़ाकार है। अब अगर यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर दूसरा ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई करंट सोर्स लगी होती, ठीक है, मिसाल के तौर पे इसी सर्किट के अंदर मैं डालने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पर ना मेरे पास एक करंट सोर्स लगा होता, ठीक है, तो करंट सोर्स जो है, वोल्टेज सोर्स हमेशा उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट में तब्दील करेंगे और करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट के अंदर तब्दील करेंगे, ठीक है। ओपन सर्किट से मुराद ये है कि हम उसको दरमियान से काट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ओपन सर्किट के साथ तब्दील कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मतलब 15 क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद 15-15 करके करेंगे। ये चीज़ें समझाने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने बिल्कुल पीछे तैयारी कोई नहीं की, ठीक है, वो इन वीडियोस लेक्चर को थोड़ा थोड़ा देखें और इसको समझने की कोशिश करें। इन्हीं में से मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों के जो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे मेल कर दें ताकि मैं आप लोगों को वो चीज़ें समझा सकूँ।